नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आइए डीटीवी स्पेशल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज बात बड़ी खबरों से होगी और प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, साफ तौर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच सूबे में जिस तरीके से हालांकि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमियां दिख रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में सरकार ने एक सप्ताह के लिए और लॉकडाउन की घोषणा की है, यानी कि जो लॉकडाउन पहले से चल रहा था लॉकडाउन, उसको अब आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला किया। और इसको लेकर के क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है, जिसमें से कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि प्रदेश में जिस तरीके से स्थितियां सुधर रही हैं, उसके बावजूद भी और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा। आपको बता दूं कि 5 तारीख से यानी कि प्रदेश में 5 मई से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और लॉकडाउन 1 में जो पाबंदियां थी, उसके बाद सरकार ने बैठक की और लॉकडाउन को बढ़ाते हुए जब प्रदेश में लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई, तब भी कुछ सख्तियों को बढ़ा दिया गया था। और ऐसे में अब सरकार ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, यानी कि साफ तौर पर प्रदेश में लॉकडाउन जो है वो फिलहाल बरकरार रहेगा और 1 जून तक लॉकडाउन रहेगा। और इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ ट्वीट किया, जरा सा उस पर भी गौर करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने जो इस बात की जानकारी दी, उन्होंने बैठक के बाद ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन का है वो लगाया गया था, यानी कि पहले से उन्होंने चर्चा की। उसमें आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव रहा और कोरोना संक्रमण में जो कमियां हैं वो कमियां दिख रही हैं। अतः बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून तक लॉकडाउन और आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से लॉकडाउन लगा था और ऐसे में लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव रहा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है, अतः बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। आपको बता दूं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए लगे जो दूसरे लॉकडाउन लगी थी, उसकी भी घोषणा 10 दिनों के लिए की गई थी। पहले की अवधि 10 दिन की थी और उसके बाद जब प्रदेश में दूसरे लॉकडाउन की घोषणा की गई, तब भी उसकी अवधि 10 दिनों की थी। और अब सरकार ने एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों के लिए और लॉकडाउन की घोषणा की है। 1 जून के बाद से देखना होगा कि आगे क्या कुछ स्थितियां बदलती है, लेकिन अभी फिलहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के से बचाव को लेकर के प्रदेश में जो लॉकडाउन की घोषणा की गई है, उसकी दूसरी अवधि चल रही है और कल से वो खत्म हो रही है। तब तक अब तीसरे लॉकडाउन की घोषणा बिहार में हो गई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ेंगी, हम उनसे जानेंगे कि आखिर में इस लॉकडाउन को लेकर के सरकार क्या कुछ फैसला कर सकती है। शाम 4 बजे जो है वो इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें ये जानकारी दी जाएगी कि आखिर में तीसरे लॉकडाउन के दौरान जो स्थितियां बनेगी उस पर क्या विचार किया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई, उस बैठक में क्या फैसला लिए गए हैं और किस तरीके की पाबंदियां होगी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला जुड़ी हुई है। शर्मिला, क्या लगता है, लॉकडाउन की घोषणा तो हो गई, लेकिन पाबंदियों की अगर बात की जाए तो किसके क्षेत्र में पाबंदियां हो सकती हैं? क्या कोई राहत की भी उम्मीदें की जा रही हैं? बिल्कुल, जैसे निर्भय आंकड़े देखी जा रही है, उसके साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आंकड़ों में कमी आ रही है तो लॉकडाउन को तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन है इसमें सख्ती से ज्यादा छूट मिल सकती है, क्योंकि कई 2 बार की बात कर ले हम तो पहले 5 मई से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दूसरे चरण का जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन से संक्रमण पर काबू पाया गया और इसी की वजह से सरकार लगातार लॉकडाउन लगा रही है, क्योंकि संक्रमण जो है उस पर एक कह सकते हैं कि काबू पाया जा रहा है। और जहां तक आप छूट की बात कर रहे हैं तो पाबंदियों में छूट की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे पहले की अगर हम बात कर ले तो ग्रामीण इलाकों में सुबह 6 से 12 बजे तक जो आवश्यक दुकानें हैं उन्हें खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीं जो शहरी इलाके हैं वहां पर पाबंदियों को ज्यादा बढ़ाया गया था। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ गया है। मौतें भी ग्रामीण इलाकों में हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
जांच की सुविधा भी नहीं थी और उसको लेकर सरकार थोड़ी ज्यादा सख्त हो गई है ग्रामीण इलाकों में। तो मतलब क्या कह सकते हैं शर्मिला कि देखा जाए तो इस तीसरी लॉकडाउन की जो पाबंदियों की अगर बात की जाए, जिसको लेकर के शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा सरकार की तरफ से और इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी, तो क्या इसमें आप कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में फिलहाल सख्तियां बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि ऐसे पहले से भी चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल, ये चर्चाएं भी चल रही हैं और जिस तरह से हालात हैं, बिल्कुल, उन हालातों को देखते हुए भी ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण इलाकों में सख्ती बढ़ती जा सकती है और कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में थोड़ी छूट मिल सकती है, क्योंकि जो अभी की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की जो आवश्यक दुकानें हैं वो खुली रहती है। तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर है कि अब हालांकि इसको लेकर के भी सरकार लगातार बैठक के दौरान ये बातें भी सामने आई है कि इस पर भी चर्चा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दूं कि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले हालांकि कम हो रहे हैं और पिछले अगर 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में जो संक्रमण के आंकड़े आए हैं वो महीनों बाद इतनी कमियां देखने को मिली है। लगभग 4000 के आसपास जो संक्रमण के मामले आए हैं और ऐसे में अब प्रदेश में स्थितियां सुधर रही हैं, लेकिन इसको लेकर के सरकार ने भी और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जानकारी दी है कि स्थितियां तो सुधर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 1 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया जाए ताकि बेहतर हालात हो सके। वहीं लॉकडाउन को लेकर के पहले से जो चर्चा हो रही थी उसमें बात भी सामने आई कि सरकार जो है वो कई टीमों का और कई ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति करके इस मामले में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी कि किस किस क्षेत्र में और राहत दिया जा सकता है और कहां और पाबंदियों की जरूरत है। वहीं ग्रामीण इलाकों को लेकर के ये बात सामने आई है कि ग्रामीण इलाकों में फिलहाल हालात जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण का खतरा तेज ना हो, इसके लिए सरकार विशेष तौर पर सचेत है और गांव में कई सारी सुविधाएं की अब मुहैया कराई जा रही है। खुद पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चलंत जांच यानी कि आरटीपीसीआर जांच के लिए वाहन को भी हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए भी गांव में इसके लिए चलंत वाहन की शुरुआत की गई है। हालांकि अब पाबंदियों को लेकर के देखना होगा कि इस लॉकडाउन के तीसरे चरण में क्या कुछ पाबंदियां हो रही है। तो बिल्कुल आपको बता दूं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आखिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने जो बातें कही उसमें उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव रहा और इसका असर रहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमियां देखने को मिली। उन्होंने जो ट्वीट करके जानकारी दी उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले 1 सप्ताह तक और लॉकडाउन जो किया जाएगा यानी कि 1 जून तक जो लॉकडाउन प्रदेश में किया जाएगा उससे बेहतर असर की उम्मीद है। बिहार में 25 मई से अब 1 सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून तक 2021 तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया और 1 जून तक जो स्थितियां होंगी उसको लेकर के कि क्या कुछ पाबंदियां होंगी और किस तरीके की स्थितियां बनेंगी इस पर अब शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी हो पाएगी कि कहां पाबंदियां बढ़ाई गई है और कहां सरकार ने जनता को छूट दिया है। तो बिल्कुल ऐसे में जिस तरीके से स्थितियों को लेकर के देखा जाए तो बिहार में जहां कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो रहा है वहां मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में मरने वालों की संख्या और आंकड़ों को लेकर के भी लगातार सरकार पर सवाल उठते आए हैं कि सरकार जो है वो आंकड़ों को छुपा रही है। आंकड़ों को लेकर के भी लगातार राजनीति हुई, लेकिन अब राजनीति का जो दौर है वो अलग अलग कई तरीकों से देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद भी जब पिछली बार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया था तब खास करके राजनीति पार्टियों ने यह नाराजगी जताई थी कि सरकार ने देर से फैसला लिया, लेकिन अब फैसलों के बाद स्थितियां बदली हैं और इसका नजारा दिख रहा है। अब सरकार 1 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन की बात कर रही है। लेकिन बात अगर हम आज राजनीति की कर रहे हैं और राजनीति किस तरीके से हो रही है तो बात वैक्सीनेशन को लेकर के, यानी कि कोरोना संक्रमण के बीच में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। इसको लेकर के हालांकि सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी ये माना है कि थोड़ी सी प्रक्रिया जो है वो धीमी हो गई है। टीका लोगों को लग तो रहे हैं लेकिन टीका लगने के बाद अब राजनीति शुरू हुई है। टीका लगने से पहले तो राजनीति नहीं, लेकिन टीका लगने के बाद अब राजनीति शुरू हुई है। राजनीति किस स्तर से हुई है जरा सा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल
कोरोना वैक्सीन का टीका लगने के बाद लोगों को एक प्रमाण पत्र मिल रहा है। इस प्रमाण पत्र में ये बातें बताई जा रही हैं कि आपने कौन सा वैक्सीन लिया है, किस तरीके के डोज हैं और अगली तारीख आपकी, यानी कि दूसरे डोज के लिए अगली तारीख आपकी क्या होगी। इस प्रमाण पत्र में जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये प्रमाण पत्र, अब इस प्रमाण पत्र में जरा सा गौर कीजिए। प्रमाण पत्र के ठीक नीचे, दाहिने साइड में ठीक नीचे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल राजनीति का मुद्दा यही है और ऐसे में अब बिगड़ती हुई राजनीति यहीं से दिख रही है। अब जरा सा राजनीति क्यों हुई और इसको लेकर के जो बातें तो हमने बता दी, लेकिन अब राजनीति कर कौन रहा है, मुद्दा यह है। कोवैक्सीन का दूसरा डोज, ये कहा रहे हैं, ये मैं ट्वीट बता रहा हूं, ये जीतन राम मांझी की ट्वीट है, जिन्होंने ट्वीट करके सरकार पर और इस स्थितियों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने के उपरांत मुझे भी एक प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी थी। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वा राष्ट्रपति हैं, इस नाते उनमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर ही लगाना है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम, स्थानीय सीएम की भी तो तस्वीर हो सकती थी। उन्होंने सवाल किया है और सवाल अब जायज भी है। दरअसल आम लोगों में भी देखिएगा तो इस तरीके की बातें सामने आई है। ये राजनीति शुरू होने लगी जिसके बाद ऐसी तस्वीरें बनी है। लेकिन देश में कई ऐसे लोगों ने, जब ट्विटर पर आप देखेंगे तो इसको लेकर के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और ऐसे में लोगों ने पहले भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को लेकर के सवाल खड़े किए थे और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है और खुद कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। लोगों का यह कहना है कि आखिर में कोरोना वैक्सीनेशन के उस प्रमाण पत्र पर, उस सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लग रही है, क्यों जरूरत है। उस जगह पर या तो कोई जागरूकता के लिए संदेश होना चाहिए था या फिर अगर देश के सबसे सर्वा राष्ट्रपति हैं तो उनकी तस्वीर होनी चाहिए थे। लेकिन उससे ज्यादा लोगों ने यह समर्थन जताया है कि उस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी की नहीं बल्कि जागरूकता के लिए कुछ संदेश जरूर होना चाहिए था। ऐसे में मांझी ने भी अब ट्वीट करके इस बात के लिए अपनी आपत्ति जताई है और मांझी का ट्वीट ही तो आपत्ति का कारण है। दरअसल बिहार में सरकार बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की एनडीए की सरकार है जिसमें मांझी सहयोगी है और अगर मांझी सहयोगी हैं और वो इस तरीके की आपत्ति जताते हैं तो सवाल बड़ा उठता है और सवाल उठना भी चाहिए। और अब वो लगातार इस तरीके की बातें करते हैं और उन्होंने इसको लेकर के 2 ट्वीट किए। पहले जो ट्वीट की उन्होंने, उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि कोरोना वैक्सीन तो उन्होंने लिया, वो काफी खुश हैं और इसके लिए उन्होंने वो सारे कोरोना योद्धाओं को भी बधाई दी। और उसके बाद उन्होंने अगली ट्वीट में ये कर दिया कि आखिर में इस तस्वीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों है। और ऐसे में अब जहां एक तरफ बिहार की हम बात कर रहे थे, लेकिन बिहार ही नहीं बल्कि देश में भी और अब झारखंड में भी इन तस्वीरों को लेकर के सवाल खड़े उठने लगे हैं। ऐसे में झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया और कोविड-19 की वैक्सीन टीका प्रमाण पत्र में दिए जा रहे पीएम की तस्वीर को लेकर के झारखंड कांग्रेस की तरफ से भी हमला बोला गया है। पूर्व गोड्डा सांसद ने हटाए जाने की मांग को लेकर, यानी कि तस्वीरों को हटाए जाने की मांग को लेकर हमला बोला और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को दुरुस्त करने की भी बात कह दी। इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को तो बर्बाद कर दिया। महामारी से, इस महामारी से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया, हर देश लड़ रहा है महामारी से। लेकिन यही एक प्रधानमंत्री हैं जो टीकाकरण में वह अपनी तस्वीर लगा करके और दांत दिखा करके लोगों को दिखलाते हैं कि देखिए ये हम टीका हम लगवा रहे हैं आपको। तो मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जो डेथ सर्टिफिकेट में उसमें भी अपना फोटो आप लगा दीजिए, वही हंसता हुआ चेहरा दिखा, ताकि लगेगा आप दिलीप कुमार और राजेश खन्ना से कम नहीं है। आप बिल्कुल राजेश खन्ना और दिलीप कुमार को भी फेल कर दिए क्योंकि आपका फोटो लोग देखना चाहता है, बहुत महान व्यक्ति हैं आप। बिल्कुल, तो लोग इस पर लेकर के आपत्ति तो जता रहे हैं और आपत्ति की अगर बात की जाए तो आपत्ति लगातार लोगों के द्वारा दी जा रही है। लेकिन ऐसे में अब जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। एक तरफ बिहार में कोरोना का कहर जारी है तो ऐसे में इस कोरोना काल में सरकार पर विपक्ष का हमला जारी है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में नीतीश कुमार के विरोध में पोस्टर लगाए गए जिस पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी पलटवार किया। दरअसल पोस्टर लगा करके लोग लगातार विरोध जता रहे हैं तो ऐसे में अब जेडीयू का पलटवार जो आया, जेडीयू ने जो जवाब दिया वो क्या कुछ कहा, प्रवक्ता अभिषेक झा को सुनिए। पूरा बिहार कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अब तो ब्लैक फंगस ने भी पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इस विषम परिस्थिति में बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है।
लॉकडाउन लगाया गया, उसका नतीजा है कि लगातार रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या भी घट रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी कुछ लोग इस तरह की ओछी राजनीति करते हैं, ओछी हरकत करते हैं। यह बेहद निराशाजनक है और एकदम निंदनीय है। बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है कि किनके इशारे पर इस तरह की घटिया राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि ऐसी पार्टियों को बीते विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने अच्छा सबक सिखाया था। बिल्कुल, तो विपक्ष जहां एक तरफ आरोप लगा रहा है तो सरकार अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रही है और इस आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि हमने व्यवस्थाएं पूरी कर ली है, सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि हमारे तरफ से कोई कमियां नहीं है, लेकिन कमियां छुप कहां रही है? विपक्ष लगाए या ना लगाए, लेकिन आम जनता के बीच की परेशानियों को देखकर आप समझ जाएंगे कि समस्या है और कहां नहीं है। समस्याओं को लेकर के लगातार लोगों की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। प्रदेश में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मरने वालों की संख्या पिछले 3-4 दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अगर कुछ विरोध व्यक्त किया जाता है तो सरकार साफ तौर पर विरोधियों पर ही हमला बोल देती है। लेकिन जिस तरीके से सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, ऐसे में अब लोगों की और खास करके राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर के अब खुद मांझी ने भी ये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के सर्वे सर्वा या तो राष्ट्रपति की तस्वीरें होनी चाहिए या फिर स्थानीय मुखिया जो कि सीएम है उनकी तस्वीरें होनी चाहिए। नहीं, ये बयान पूरी तरह से राजनीतिक बयान के रूप में आप ले सकते हैं। हालांकि जो मांझी जी ने सवाल उठाया है वो सवाल कम से कम देश की पॉलिटिक्स में अब अहमियत नहीं, इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस का शासन यहाँ हुआ करता था तो जो प्रधानमंत्री होते थे वो तमाम सरकारी दस्तावेज पर वहां पर जो सर्टिफिकेट वगैरह जारी किया जाता था तो उसमें कांग्रेस की जो देश की जो प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से होते थे, चाहे राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी, उनकी तस्वीर लगती रही है। तो अभी जो ये कोरोना काल में ये जो सर्टिफिकेट पर जो प्रधानमंत्री की जो तस्वीर लगी है उसको लेकर उन्होंने कहा है। लेकिन सर, अभी हमने कुछ देर पहले अपने दर्शकों को एक बयान भी सुनाया था, शायद आपने भी देखा होगा। कांग्रेस के एक विधायक है, पूर्व सांसद है, माफ कीजिएगा, और वो कहते हैं कि इससे पहले भी हमने कई सारे, जब कांग्रेस के शासन थे तब हमने कई सारे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हुई है देश में, लेकिन ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती थी। नहीं, आपको याद होगा ना, जितनी भी योजनाएं देश में चलती रही हैं, या तो इंदिरा आवास योजना, जवाहर योजना, या राजीव गांधी के नाम पे योजना, तो भारतीय जनता पार्टी इसका इसी तरह से काट है, इसी तरह से जवाब देती है कि आप जब अपने नेता के नाम पे करते हैं तो फिर मुझे आपत्ति नहीं है, और जब मैं अगर डाल रहा हूं तो आपको आपत्ति है। खैर, जो भी हो, ये अलग इशू है। लेकिन इस मसले को अगर मांझी जी ने उठाया है तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, इशारों में उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद भी करते हैं। यानी उनका सीधा निशाना जीतन राम मांझी पर था कि आज जीतन राम मांझी जिस पोजीशन में है वो कहीं ना कहीं एनडीए भारतीय जनता पार्टी की देन है। लेकिन मांझी बोलते बोलते एक जगह चुप जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर फोटो लगनी चाहिए तो राष्ट्रपति की लगनी चाहिए, नहीं तो स्टेट के सीएम की। तो जब स्टेट की सीएम की ऊपर जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो फिर स्टेट में राज्यपाल की तस्वीर लगाइए, सीएम की बात आप क्यों करते हैं? तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन साथ ही साथ ये सोशल मीडिया पर भी आम लोग भी ये लगातार कह रहे हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार कोरोना महामारी को रोकने में विफल रही है तो लोगों ने ये व्यंग करना शुरू कर दिया है कि आप जो सर्टिफिकेट पर जो प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा रहे हैं तो बेहतर होता डेथ सर्टिफिकेट पे भी लगाते। लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप सर्टिफिकेट पे, यानी कि जो वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उस पर पीएम की तस्वीर है, तो फिर मरने वाले सर्टिफिकेट जो दिए जा रहे हैं उस पर भी तस्वीर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो साफ तौर पर जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं और ऐसे में अब राजनीति बयानबाजी लगातार हो रही है। राजनीति बयानबाजियों को लेकर के पक्ष और विपक्ष जो है वो अपने स्तर से बयानबाजी तो कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच में आखिर में सरकार की विफलता दिख रही है। और सरकार की विफलता की अगर बात की जाए तो लोगों का जो गुस्सा है वो इसी कारण फूट रहा है क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि अगर सरकार की विफलता है तो वो हर जगह दिखनी चाहिए। क्योंकि जहां एक तरफ आप सर्टिफिकेट दिखा करके ये वाहवाही बटोरना चाहते हैं, आप अपने तस्वीरों के साथ लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, तो फिर मरने वालों के लिए भी जो सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं उस पर आपकी तस्वीरें क्यों नहीं होगी? और ये चर्चा आपके लिए है, आप भी समझ सकते हैं कि क्या कुछ स्थितियां हैं। और आप अगर देख रहे हैं तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया लगातार दें। तो हम बात पूर्णिया की करेंगे। दरअसल
बिहार का पूर्णिया जिले इन दोनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जिले के बैसी थाना क्षेत्र के मजुआ गांव में महादलितों पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। यहां 19 मई की रात मानो महादलित बस्ती के लिए काल बनकर आया था। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का पूर्णिया जिला इन दोनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जिले के 82 थाना क्षेत्र के मजुआ गांव के महादलितों पर परेशानियों का पहाड़ टूटा है। यहां 19 मई की रात मानो महादलित बस्ती के लिए काल बनकर आया और देखते ही देखते कईयों को घायल कर दिया। तो पूर्व चौकीदार मेवालाल राय के लिए ये रात आखिरी रात बनी। वहीं इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी लोगों में डर का माहौल है। अचानक गांव में हम लोग का घुस गया आग लगाते हुए। जब हम लोग भागने लगे तो रास्ते में इसको मारडांग किया और पैसा छिनताई कर लिया और हाथ में जख्म कर दिया और तलवार लेकर के उसको मारने के लिए जा रहा था। हम तो आगे बढ़ गए, ये जमीन पर गिर गया। उसके बाद इसका बच्चा लेकर के खुदे खुदे गया। इस घटना को लेकर लोगों का कहना है कि 19 मई की रात को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने महादलित बस्ती में लोगों के साथ पहले मार पिटाई की और फिर एक एक घर को चुन चुन कर आग लगा दिया, जिसमें कई घर जलकर राख हो गए। वो चरने लगा, अपन में भाग गए वहाँ से। साइकिल का इसे मारा है, मोटरसाइकिल का चैन से पीठ में, तलवार से मारा है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे कई वरीय अधिकारियों ने हमला करने वाले पक्ष पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और घटना में पीड़ितों को मुआवजा भी दिया है। पूर्णिया की घटना को लेकर जिला प्रशासन ने प्रेस रिलीज भी जारी कर सफाई दी। प्रेस रिलीज में कहा गया कि सोशल मीडिया पर भ्रांति फैलाई जा रही है कि आरोपी कहीं बाहर से आए थे। वहीं सहायता को लेकर के भी जिला प्रशासन ने तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। वहीं 82 थाना में 3 FIR दर्ज कर अब तक 2 नामजद लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन की जांच से पीड़ितों को इंसाफ मिलता है या पीड़ितों को न्याय के लिए बरसों अभी आस लगाना होगा। DTV भारत के लिए पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल पूर्णिया की ये तस्वीरें डरा रही है। पूर्णिया की ये तस्वीरें साफ तौर पर वहां की स्थितियों पर, वहां के लोगों को डरने पर मजबूर कर रही है और वहां राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। राजनीति की अगर बात की जाए तो कई सारे राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वहां पहुंच रहे हैं और वहां से जो दलित समाज है उसको कहीं और स्थिर जगह देने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपने स्तर से जांच कर रही है और कार्रवाई का दावा कर रही है। फिर यार बढ़ेंगे आगे और अब बात तूफान की करेंगे, यानी कि तूफान जो एक बार फिर से जमीन पर उतरने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र सोमवार को तूफान यास में तब्दील हो चुका है। अब यह तूफान उत्तर पश्चिम की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। करीब 24 घंटे बाद यानी कि कल मंगलवार को इसका प्रभाव देश के मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है। इसकी 26 मई को पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के समुद्र तट से टकराने की आशंका है। इसको लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। ताउते का खतरा अभी टला ही नहीं कि यास नामक तूफान ने दस्तक दे दी। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव वाला क्षेत्र सोमवार को तूफान यास में तब्दील हो गया। 26 मई को तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्र तट से टकराने की उम्मीदें हैं। ऐसे में देश के मैदानी भागों में जमकर बारिश के आसार हैं। बिहार में भी काफी बारिश होगी। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड
as a very severe cyclonic storm. मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आज तूफान के खतरे को देखते हुए रेलवे ने भुवनेश्वर, पुरी, यशवंतपुर आदि स्टेशनों से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है और एनडीआरएफ को तैनात कर दिया है। देखिए, ये जो साइक्लोन है ये आईएमडी के अनुसार ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ, विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो साइक्लोन ताउते था वो भी एक इनिशियली बहुत अंत तक भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी। हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं चलेगी, साथ ही इसका असर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी पड़ेगा। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत, पटना। तो बिल्कुल सावधान रहे, सतर्क रहे, सचेत रहे, ऐसा जरूरत है, क्योंकि जहां एक तरफ अब इस तूफान के आने की आशंका है तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और मध्यम के साथ साथ भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसको लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है कि आप खुद सचेत रहें। फिलहाल देखते रहें डीटीवी भारत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।